जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक और नया सेट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके में। और ये जो आपका सेट है ये आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आप एसएससी लेवल का दे रहे हैं, रेलवे लेवल का दे रहे हैं, यूपी में किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न के साथ क्या कहा गया दोस्तों? पहला प्रश्न में कहा गया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो सही जवाब क्या होगा? किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका डी, मणिपुर पर लागू नहीं होते। ठीक है दोस्तों, 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो मणिपुर पर लागू नहीं होते। 4 राज्यों के बारे में इसमें बात की जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जिनके आदिवासी समुदाय की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए 6ठी अनुसूची भारत के संविधान में बनाई गई है। तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों पर प्रतिबंध लागू होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर में ये लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी कि भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा है, तो आप बताएंगे बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी भाषा में भारतीय संविधान को लिखा है, ज़रूर याद रखना। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। और जो बसंत कृष्ण वैद्य है उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के पन्नों पर जो चित्रकारी की गई है वो किसने की है? तो आप बताएंगे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा भारतीय संविधान के पृष्ठों पर चित्रकारी का काम किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो आप बताएंगे 12 अनुसूची हैं। अच्छा, प्रश्न ये है कि अनुसूची बनाने की जो जिम्मेदारी, मतलब अनुसूची बनाने का उद्देश्य क्या है संविधान में? तो भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। संविधान के अनुच्छेदों को सरल और सुव्यवस्थित रखने के लिए अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना 12 अनुसूची वर्तमान में भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न में पूछा गया था कि कौन से राज्य पर 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? मणिपुर में लागू नहीं होती। दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ना एक नेशनल पार्क भी है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक झील पर है, लोकटक झील। और ये दुनिया का तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मणिपुर में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र उत्तरी गोलार्ध में हंटर के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, नक्षत्र क्या होते हैं? असंख्य तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं तारामंडल। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि कौन सा ऐसा तारामंडल है या कौन सा ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जो उत्तरी गोलार्ध में हंटर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? सप्तऋषि, ओरियन, कैसियोपिया और लियो मेजर। तो दोस्तों हंटर कहा जाता है ओरियन को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ओरियन। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने तारामंडल हैं, तो अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आप बताइएगा। सबसे चमकीला तारा है सीरियस। ठीक है, सीरियस। तो सीरियस हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस्मोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कोस्मोलॉजी,
अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है तो आप बताएंगे अंतरिक्ष का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अंतरिक्ष का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। क्लियर, याद रखें। अगला प्रश्न है गिल्ट एज बाजार का संबंध किससे है। दोस्तों गिल्ट एज को और हम क्या बोलते हैं, गिल्ट एज को जी सैक भी कहा जाता है। जी सैक क्या होता है, देखो जब सरकार के पास धन की कमी हो जाती है तो सरकार धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करती है। वो अपने बॉन्ड बनाएगी, ठीक है, ठीक, सेविंग बॉन्ड होते हैं, रेलवे बॉन्ड हो सकते हैं आपके, या और भी कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे सरकार पैसे जुटाने का काम करती है। तो जब सरकार आरबीआई के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई और सेल करती है, ठीक है, बाई और सेल करती है, किसके थ्रू वो चल रहा काम सारा, आरबीआई के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा आने लगता है। इसमें जब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार अपनी सिक्योरिटी बेचेगी, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट कम रहता है लेकिन जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो वो विश्वसनीय ज़्यादा होती है। तो सरकार क्या काम करती है कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जो प्रतिभूति है उनको खरीदती है और बेचती है, और इस तरह से एक इकोनॉमी का सर्कल चलता रहता है। तो गिल्ड एज बाजार वो प्रक्रिया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां बेची और खरीदी जाती हैं। क्लियर, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से संबंधित है गिल्ड एज। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना आयात होता है और ना निर्यात होता है। अर्थात जब किसी देश का जो व्यापार है वो बंद हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, आयात निर्यात जिसमें नहीं होगा वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा गया था गिल्ड एज क्या है, तो आप बताएंगे सरकारी प्रतिभूतियों को बाई और सेल करना गिल्ड एज कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा गया है कांगड़ा चित्रकला शैली को किस राजा के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ था। दोस्तों कांगड़ा चित्रकला शैली हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न हुई है, और ये किसके टाइम में आई थी, तो जवाब होगा राजा संसार चंद के टाइम में कांगड़ा जो है इस शैली का विकास हुआ। और कांगड़ा जो है ना वो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का ये उदाहरण है, पहाड़ी चित्रकला का उदाहरण है। तो ये राजा संसार चंद के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। और पहाड़ी चित्रकला में मैं बता दूं, इसमें राधा कृष्ण की जो लव स्टोरीज होती हैं, राधा कृष्ण की लव स्टोरियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कांगड़ा चित्रकला। दोस्तों क्या यूपी में भी कोई चित्रकला फेमस है, तो आप याद रखना, यूपी में एक है सांझी कला। सांझी कला ये मथुरा की पेंटिंग होती हैं और ये कागज़ से कटिंग करके बनाई जाती हैं। एक है आपकी बर्ली पेंटिंग, बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग है, तो ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है, ये भी आप याद रखिएगा महाराष्ट्र। और मधुबनी पेंटिंग वो बिहार की होती है। कलमकारी आप जानते होंगे, ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था कांगड़ा चित्रकला, जवाब होगा संसार चंद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यूनिसेफ की स्थापना कब और कहाँ की गई। दोस्तों यूनिसेफ की बात करूं तो यूनिसेफ जो है ये बाल अधिकारों के लिए कार्य करता है, बच्चों के स्वास्थ्य है, बच्चों को शोषण से बचाना, बच्चों के अधिकारों के लिए ये काम करता है। और यूनिसेफ जो बना था ना वो 1946 में बना था, 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो सही जवाब होगा आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये बाल अधिकारों के संरक्षण, बाल अधिकारों बालकों को उनके शोषण से बचाना इत्यादि के लिए कार्य करता है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो ये 1946 में बनी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। क्लियर, याद रखिएगा। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 6 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1872 में भारत की पहली जनगणना शुरू की थी। दोस्तों पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई भारत में, तो आप बताएंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत में जो
सुव्यवस्थित रूप से जनगणना करवाई वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, 1881 से। यहाँ लिखा गया है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वही व्यक्ति है जिसने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ये किसने शुरू किया था? तो आप बताएंगे लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। हमसे पूछा गया था पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो आपके ऑप्शन है परमाणु हथियारों का परीक्षण, संकटग्रस्त आर्द्र भूमि, ओजोन परत का संरक्षण या लुप्त प्राय समुद्री जीव। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें इनमें उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं। ठीक है, तो संकटग्रस्त आर्द्र भूमियों का रिकॉर्ड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए कौन सा समझौता है? तो आप बताइएगा 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर कन्वेंशन हुआ था और रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमियों को बचाने का जो है वो प्रण लिया गया है। तो रामसर कन्वेंशन और इसी के तहत रामसर साइट बनाई जाती हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी होता है और ये जो समझौता हुआ रामसर कन्वेंशन ये ईरान में हुआ था। ठीक है, तो आर्द्र भूमियों का रिकॉर्ड है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 7, सिल्वर फिश किस फाइलम से संबंधित है? दोस्तों सिल्वर फिश की हम बात करेंगे कि ये कौन सा फाइलम होता है इसका। आपके ऑप्शन है मत्स्य, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या एनेलिडा। सही जवाब क्या होगा? सिल्वर फिश जो है ये आपकी आर्थ्रोपोडा से संबंधित होती है। सिल्वर फिश के बारे में बाद में बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो इन्वर्टिबल होते हैं ना उनका एक लार्जेस्ट फाइलम होता है जो अकशेरुकी होते हैं जिनमें हड्डियों का कंकाल नहीं पाया जाता। ठीक है, वो आर्थ्रोपोडा होते हैं। और दूसरा इनमें जॉइंट लेग होते हैं, जॉइंट लेग। जैसे आप चींटी देखते होंगे, जैसे आप तितली देखते होंगे, जैसे आप और क्या होगा, तितली हो गई, मकड़ी हो गई, मतलब जिनमें जो पैर होते हैं वो जॉइंट होते हैं। ठीक है, कीट पतंगे एक तरीके से मान सकते हैं इसमें। तो जो आपकी सिल्वर फिश है वो आर्थ्रोपोडा में आती है, ये आप याद रखिएगा। और आर्थ्रोपोडा में ना जो जीव होते हैं उनका जो बॉडी होती है वो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे हेड हो गया, ठीक है, सिर, थोरैक्स हो गया उनका, ठीक है, थोरैक्स, और एब्डोमेन यानी कि पेट हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है जीवों का और जो सिल्वर फिश है वो आर्थ्रोपोडा का हिस्सा है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगले प्रश्न की बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस तट के समांतर है? दोस्तों प्रवाल भित्ति क्या होती है? देखो आपने नाम सुना होगा मूंगा। मूंगा एक समुद्री जीव होता है जिससे मोती निकाले जाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, भित्ति मतलब दीवार होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी या ब्राज़ील। सही जवाब होगा आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया है ना इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ये नोट कर लेना आप, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ये किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। फ्लीस मतलब क्या होता है? फ्लीस मतलब होता है ऊन। तो स्वर्णिम ऊन की भूमि किसको कहा गया? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई मरुस्थल है जो आपको याद रखना है? तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मरुस्थल है जो आपको याद रखना है। जैसे गिब्सन बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन बहुत पूछता है एग्जाम में, सिम्पसन, तो ये भी आप याद रखिएगा। गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया और सैंडी हो गया, तनामी हो गया। तनामी काफ़ी आता है एग्जाम में, तनामी। तो ये 3 मरुस्थल बड़े फेमस हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाकी गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, वो भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये भी आप याद रखना, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी डेजर्ट ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ना शीतोष्ण घास के मैदान भी होते हैं। और मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है इनको डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स। और डाउन्स घास के मैदानों में काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जरूर याद रखना, डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। क्लियर, याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वो है आपकी क्वींसलैंड शहर में। अगला प्रश्न पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी है ऑप्शन बी डी सावरकर ने। बी सावरकर के द्वारा ये लिखी गई है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के शहर में साइन किया गया था और ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी की बात करता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी, तो ये आप जरूर याद रखना, ग्रीन हाउस गैसों का हम उत्सर्जन कम करें उसके लिए ये प्रोटोकॉल साइन किया गया है। और इस प्रोटोकॉल के तहत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 ऐसी गैसें हैं जिनका उत्सर्जन हमें नहीं करना है, क्योंकि ये 6 गैसें पृथ्वी का तापन बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो पृथ्वी पर उपस्थित जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे और ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनसे बर्फ़ से पानी बनेगा और पानी का विस्तार इस धरती पर बढ़ता गया तो मानव का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करना है और इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल साइन किया, क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर, याद रखना 6 गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये गैसें क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा मानी जाती हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं दुनिया के सबसे पुराने रॉक शेल्टर हैं। रॉक शेल्टर क्या होते हैं? रॉक शेल्टर वो जगह है जो पत्थरों को काट कर बनाई गई है और रहने के आवास वो माने जाते हैं। तो आदि मानव जब भारत में रहता होगा तो उस समय के टाइम के ये रॉक शेल्टर हैं। ठीक है, आदि मानव यहाँ पे शरण लिए होगा इन गुफाओं में। तो भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के चित्रों का उदाहरण है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। और मैं आपको बता दूं भीमबेटका की गुफाएं ये विंध्य श्रेणी में आती हैं। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी वो आप जानते होंगे, तो उसी में आती हैं भीमबेटका की गुफाएं। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, जरूर याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किसका प्रावधान करता है? दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 280 का, तो अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की जाती है, वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, वित्त आयोग। और वित्त आयोग की नियुक्ति 5 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का काम क्या है कि गवर्नमेंट जो भारत की है और राज्य है उनके बीच जो भी टैक्स होता है उसका बंटवारा करना। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगले प्रश्न में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल 3 मई को जारी होता है और इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, तो ये आप याद रखिएगा। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये पेरिस में है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक अवार्ड होता है पत्रकारिता के लिए, वो है आपका गिलर्मो कार्नो अवार्ड। तो ये भी आप याद रखिएगा, गिलर्मो कार्नो अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के लिए। और इसको कौन देता है? दोस्तों गिलर्मो कार्नो अवार्ड को यूनेस्को देता है। ठीक है, यूनेस्को। गिलर्मो कार्नो अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे ईमानदारी से पत्रकारिता करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, गिलर्मो कार्नो। प्रश्न में पूछा गया था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? जवाब होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग का जो तकनीक है वो कौन सी है? तो जवाब होगा स्फुमातो। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, स्फुमातो। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मोनालिसा जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है? तो आप बताएंगे लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। लियोनार्डो दा विंची, इनके द्वारा मोनालिसा नामक पेंटिंग बनाई गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सा राजमार्ग गुजरता है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इससे गुजरता है आपका NH 37।
NH37, ठीक है, याद रखना NH37 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये असम में है। और असम में कौन सी नदी यहाँ बहती है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती है। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा दुनिया में कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। क्लियर, याद रखेंगे। तो NH37 यहाँ से गुजरता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है, ऑप्शन है कान्हा किसली नेशनल पार्क, गिर, रणथंभौर या सुंदरबन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सौराष्ट्र, ठीक है, तो वहाँ पर एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास वो है गिर नेशनल पार्क। और ये कब बना था, 1965 में बना था। ठीक है, 1965 में गिर नेशनल पार्क की स्थापना की गई। ये एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास भारत में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आप याद रखना। और अगले इसमें लिखा गया रणथंभौर, तो रणथंभौर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। दोस्तों इंसुलिन की मैं बात करूं तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए तो टाइप 1 शुगर हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए या सही से काम ना करे तो ये टाइप 2 शुगर हो जाती है। टाइप 1 में आदमी सूख जाता है और टाइप 2 में आदमी मोटा हो जाता है। तो हमसे पूछा गया था इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पैनक्रियास से निकलता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये आप याद रखना, पीयूष ग्रंथि। लीवर आप जानते हैं, लीवर मनुष्य का एक ऐसा अंग है जिसकी रीजनरेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जितनी जल्दी डैमेज हो सकता है उतनी जल्दी बन भी सकता है लीवर। क्लियर, याद रखिएगा। तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है अग्नाशय से, पैनक्रियास से निकलता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या नीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब था बाढ़। किसकी बाढ़ लाएंगे हम, तो हम मिल्क की बाढ़ लाएंगे। मिल्क मतलब दूध की बाढ़ लाएंगे, तो उसके लिए शुरू किया गया था श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का अन्य नाम है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और भारत में एक व्यक्ति थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन के प्रयासों से भारत में श्वेत क्रांति जो है वो सफल हुई है। ठीक है, और इनको भारत का मिल्क मैन कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वो है वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वर्गीज कुरियन की ना एक आत्मकथा भी है, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, तो ये जरूर याद रखिएगा। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस ये किसकी है, तो आप बताएंगे वर्गीज कुरियन की आत्मकथा है। ऑपरेशन फ्लड पूछा गया था, श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जीबी मावलंकर कौन थे, तो ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत में जो पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। तो दोस्तों ये था आज का 20 प्रश्नों का मॉक टेस्ट, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं लिए थे, 20 ही प्रश्न कराए हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जब भी आप पढ़ने बैठें तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोट्सबुक में ज़रूर नोट करें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम टाइम में आपको इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि आप इजीली एग्जाम अपना क्रैक कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।